नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह इंदिरा कंप्यूटर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये ओ लेवल का लेक्चर सीरीज चल रहा है और इस लेक्चर में हम ये कुछ साइड में छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो ओ लेवल का एग्जाम मोड है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड है और इससे एक एक नंबर के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, व्हाट इज ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है उसके बारे में। तो ब्लॉग क्या होता है मैं बताऊं फ्रेंड्स आप लोगों को। एक वेबसाइट है www.blogspot.com। ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जैसे फेसबुक पे आप अपना आईडी बनाते हैं और उस पर आप अपना पेज बनाते हैं, अपने कंटेंट्स को शेयर करते हैं, आप अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, वैसे ही blogspot.com पे भी आपकी आईडी बनती है और पेज क्रिएट होता है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि आपने blogspot.com पे अपनी आईडी बना ली और अपना पेज बनाया। पेज बनाने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि उस पर अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कंटेंट। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को शेर व शायरी का शौक होता है, शेर व शायरी शेयर करते हैं। कुछ लोगों को मोटिवेशनल थॉट्स देने का शौक होता है, मोटिवेशनल थॉट्स शेयर करते हैं। कुछ लोगों को एजुकेशनल कंटेंट डिलीवर करने का होता है, ये एजुकेशनल कंटेंट डिलीवर करते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक पेज क्रिएट करके और उस पेज पे अपने थॉट्स आप शो करते जाएंगे, अपने थॉट्स शेयर करते जाएंगे। और फिर आपने क्या किया कि उस पेज को अपने 2-4-10 दोस्तों को सर्कुलेट किया और उन दोस्तों ने अपने 2-4-10 दोस्तों को सर्कुलेट किया। इस तरह से धीरे धीरे जब आपके पेज पे कई सारे रीच पहुंच जाते हैं, जैसे कि 1 मिलियन या 2 मिलियन रीच पहुंच जाते हैं, यानी कि इतने लोग आपके पेज को देखने लगते हैं और इस तरीके से कंटेंट डिलीवर करना है। जैसे सपोज कि आप क्या कर रहे हैं, कोई फनी कंटेंट डाल रहे हैं, बहुत ही कॉमेडी कंटेंट डाल रहे हैं, जिसके लिए लोग उतावले हो जा रहे हैं, आपके चैनल पे वेट कर रहे हैं कि आपका नया ब्लॉग कब आए, आपका नया जो कंटेंट है वो कब आए, और वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तो जब आप कोई भी कंटेंट डालते हैं तो लोग तुरंत उसको व्यू करते हैं। तो आपके पेज पे क्या होता है, जैसे कोई नया कंटेंट आता है वैसे ही 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन अगर आपके फॉलोअर्स हैं तो वो सभी लोग तुरंत देखते हैं और आपका व्यूज बढ़ जाता है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, इसमें ये जो blogspot.com है ये गूगल के द्वारा ही ऑपरेटेड है, यानी गूगल कंपनी ही ऑपरेट करती है। और गूगल कंपनी क्या करती है, जब देखती है कि इस पेज पे आपने जो भी पेज यहाँ पे बना रखा है, इस पेज पे कई सारे यूजर लगातार एक्टिव हैं, तो क्या करती है, इस पेज पे आपके ऐड लगाना शुरू करती है, यानी ऐड देना शुरू करती है। तो होता क्या है कि जैसे जो भी लोग आपके पेज को व्यू करेंगे, जो भी लोग आपके पेज को देखेंगे, वो सभी लोग उस ऐड को भी देखेंगे। यानी एक तरह से गूगल क्या कर रही है, आपके माध्यम से कुछ लोगों तक प्रमोशन कर रही है, किसी कंपनी का ऐड पहुंचा रही है। तो यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है, यहाँ पे गूगल जो ऐड लगाएगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो लगाएगी नहीं, कुछ ना कुछ चार्ज लेगी। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका लक्स सोप का ऐड है और इसके लिए गूगल कंपनी ने चार्ज किया 10 लाख रुपए, यानी 10 लाख रुपीज गूगल कंपनी ने चार्ज किया। तो इसका 60% गूगल को जाता है और 40% उस चैनल होल्डर को जाता है, उस ब्लॉगर को जाता है जिसने ब्लॉगिंग की है। यानी कि अगर आपके ब्लॉग पे 10 लाख का कोई ऐड लगा तो 4 लाख का चेक आपको गूगल प्रोवाइड करती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिना कुछ लगाए आप गूगल पे कंटेंट पोस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि ये blogspot.com पे ब्लॉगिंग करना ये आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये आपका रॉयल्टी इनकम जनरेट करता है। रॉयल्टी इनकम का मतलब ये है कि आपने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग के काम किया और जब आपका चैनल फेमस हो गया, आपका जो ब्लॉग है वो फेमस हो गया, उस पर पर डे लोग विजिट कर रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट आता रहता है।
और उसके लिए कोई आगे आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये स्लो प्रोसेस है, बाद में पैसा आता है, लेकिन जब आने लगता है तो बिना काम किए भी पैसा आता है। सो मैं इसे रॉयल्टी इनकम कहता हूँ। रॉयल्टी इनकम का मतलब ये है कि एक बार काम किया और पैसा बार बार आता रहता है, उसे हम लोग कहते हैं रॉयल्टी इनकम। तो आई थिंक फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग क्या होता है या ब्लॉग क्या होता है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये कुल मिला के अपने थॉट्स को ऑनलाइन मीडिया पे शेयर करने का एक तरह से तरीका है। दोस्तों, अब हम देखेंगे ई गवर्नेंस सर्विसेज। ई गवर्नेंस सर्विसेज का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की वो सर्विसेज जो हम ऑनलाइन घर बैठे अवेल करते हैं या किसी सीएससी सेंटर पे जाके अवेल करते हैं, वो सभी ई गवर्नेंस सर्विसेज के अंतर्गत आती है। या सरकार ऑनलाइन माध्यमों से जो हमारे ऊपर निगरानी रखती है या जो हमें सर्विसेज देती है, वो भी ई गवर्नेंस सर्विसेज के अंतर्गत आता है। जैसे आपको पहले अपना आधार बनवाना होता था, तो आप क्या करते थे, कई जगह सरकारी दफ्तर में घूमते थे। आपको अगर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो आप कई जगह सरकारी दफ्तर में घूमते थे। आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो आप कई जगह सरकारी दफ्तर में सरकारी ऑफिसर्स के चक्कर लगाते थे। अब क्या है कि आप चुपचाप सीएससी सेंटर में जाइए, यानी जन सेवा केंद्र जो आपके नज़दीक में है वहाँ पे जाइए, और वो क्या करता है, आपसे मिनिमम रुपीज़ लेके, हालांकि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है लेकिन वो लोग मिनिमम रुपीज़ लेते हैं। मिनिमम रुपीज़ फीस लेके क्या करता है, आपका फॉर्म फिलअप कर देता है ऑनलाइन, और सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने के बाद उसी के यहाँ से डाउनलोड करके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल भी जाते हैं। तो ई गवर्नेंस सर्विसेज का मतलब सिर्फ इतना है कि सरकार की वो सारी सर्विसेज जो हम पहले ऑफलाइन जाके उसके दफ्तर से प्राप्त करते थे, अवेल करते थे, वो हम ऑनलाइन माध्यमों से अवेल कर पा रहे हैं, ऑनलाइन माध्यमों से ले पा रहे हैं, घर बैठे ले पा रहे हैं। ये सभी चीजें ई गवर्नेंस की सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। साइबर सिक्योरिटी, साइबर मतलब होता है आपका इंटरनेट की दुनिया। द साइबर मीन्स द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट की दुनिया। अब इंटरनेट की दुनिया में अगर हम देखेंगे तो अगर देखा जाए तो जितने भी लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं, जितने भी लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं, जितने भी लोग फेसबुक चला रहे हैं, ये सभी लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से ग्लोबली कनेक्टेड हैं। और जब हम ऑल ओवर वर्ल्ड से ग्लोबली कनेक्टेड होते हैं, उस समय हमारे सामने एक सबसे बड़ा खतरा रहता है, और खतरा रहता है साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम का खतरा होता है, यानी कोई भी साइबर क्रिमिनल हमारे ऊपर, हमारे मोबाइल के ऊपर, हमारे अकाउंट्स के ऊपर अटैक कर सकता है, कभी भी अटैक कर सकता है। तो फ्रेंड्स, उससे हम कैसे अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, जैसे जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो हमारा पर्सनल है, हम यूज कर रहे हैं, उसमें हमने अपना मेल आईडी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमानेंटली हमने लॉगिन करके रखा हुआ है, उसको सिक्योरली कैसे यूज करेंगे, ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे साइबर सिक्योरिटी में। तो सबसे पहली चीज़ है कि फ्रेंड्स, कभी भी अगर आप अपने मोबाइल, जैसे आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल का जो डेटा है वो हमेशा ऑन करके नहीं रखना चाहिए। पहला चीज, डेटा अगर हमेशा ऑन करके आपने रखा हुआ है तो हर समय आप नेटवर्क में है, हर समय आप पूरे विश्व में कनेक्टेड हैं, कोई भी व्यक्ति आपके मोबाइल को हैक कर सकता है। तो डेटा आप तभी ऑन करिए जब आपको नेट की जरूरत हो, जब आपको नेट को यूज करना हो तब ऑन करिए, अदरवाइज डेटा ऑफ करके रखिए। डेटा ऑफ है तो कोई भी साइबर क्रिमिनल आपके मोबाइल को हैक नहीं कर सकता या आपके डिवाइस को टच नहीं कर सकता। दूसरी चीज, कभी भी जब आप मेल यूज करिए तो साइबर कैफे से अगर यूज करिए तो उसे लॉग आउट करना जरूर याद रखिए कि जब आपने लॉगिन किया हुआ अपनी मेल आईडी को तो उसे प्रॉपरली लॉग आउट करें। अगर लॉग आउट नहीं करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके कंप्यूटर पे बैठ के, आपकी मेल आईडी पे बैठ के, और आपकी मेल आईडी से किसी भी व्यक्ति को, जैसे फेमस पर्सनालिटी हो गए, कोई मंत्री वगैरह हो गए, कोई कुछ हो गए, उनको फेक मेल कर सकता है, धमकी भरा मेल कर सकता है, और जिससे कि आप फंस सकते हैं। नेक्स्ट,
इसके अलावा और क्या हो सकता है साइबर सिक्योरिटी में कि जैसे अपना कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर में भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप कोशिश करें जब नेट का यूज ना हो तो नेट को बंद करके रखें, क्योंकि नेट से ज़्यादा वायरस भी आता है और अननेसेसरी जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको परमिशन नहीं देता है कंप्यूटर या आपका मोबाइल, उसे लॉगिन ना करें, उसे इंस्टॉल ना करें कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आती हैं, यानी कि कुल मिला के नेट से हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, साइबर अटैक से हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिस पे हमने प्रकाश डाले, जिस पे हमने डिस्कस किए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे मल्टीमीडिया के बारे में। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का मतलब क्या है? मल्टी मीन्स आपका होता है मेनी यानी कि बहुत, और मीडिया यानी माध्यम या मीडियम, माध्यम। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे हमें कोई भी चीज या अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करना है या अपनी चीजों को किसी दूसरे के सामने रखना है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आजकल के टाइम पे मल्टीमीडिया यानी कि अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने रखने के लिए कई सारे अलग अलग माध्यमों का प्रयोग करते हैं, और कई सारे अलग अलग माध्यमों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, हम कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं, और उस फाइल में क्या क्या ऑप्शन है? उस फाइल में ऑप्शन है आपका, आप ऑडियो डाल सकते हैं, ठीक है। उस फाइल में ऑप्शन है आप वीडियो डाल सकते हैं, उस फाइल में ऑप्शन है आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, उस फाइल में ऑप्शन है आप इमेजेस डाल सकते हैं, उस फाइल में ऑप्शन है आप ग्राफिक्स डाल सकते हैं, और आप एनिमेशन डाल सकते हैं। मीन्स ऐसा फाइल या ऐसा एप्लीकेशन जिसमें आप ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। उन सभी चीज़ों को मिला के आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने विचारों को, अपने भावों को या अपने प्रोडक्ट को किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकें। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मल्टीमीडिया फाइल, या जो एप्लीकेशन इस तरह की फाइल को बनाने की परमिशन देता है उस एप्लीकेशन को हम लोग कहते हैं मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स मल्टीमीडिया का सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो आपका एंटरटेनमेंट में होता है, वो आपका मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में यूज़ होता है, और आजकल के टाइम पे मल्टीमीडिया का जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो एजुकेशन के फील्ड में भी यूज़ हो रहा है। एजुकेशन में भी लोग सबसे ज़्यादा मल्टीमीडिया का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये देखा गया, डॉक्टरों ने एनालाइज किया कि एक बच्चे को अगर हम वीडियो दिखाएंगे और हम उसी चीज़ को समझाएंगे तो वीडियो जो देखेगा वो ज़्यादा जल्दी उसको समझ में आएगा। इसलिए स्कूल्स में भी मल्टीमीडिया क्लासेस का यानी कि स्मार्ट क्लासेस का प्रचलन हो गया है, जिसमें मल्टीमीडिया के माध्यम से उन सब बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका मल्टीमीडिया हो गया। इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, या मैं अगर बात करूं इसका यूजेज, तो यूजेज जो है इसका सबसे पहला तो आपका एडवर्टीजमेंट में, दूसरा एंटरटेनमेंट में, जैसे मूवीज वगैरह बनता है बिना मल्टीमीडिया का, बिना वीएफएक्स का कोई मूवी नहीं बन पाएगा बढ़िया, उतना अच्छा नहीं लगेगा। और एजुकेशन में, यानी कि इन तीनों फील्ड्स में मल्टीमीडिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप देखते हैं टीवी देखते हैं, टीवी में 50 तरीके का ऐड आता है, वो सभी ऐड किसके थ्रू क्रिएटेड होता है? मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के जरिए क्रिएटेड होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका मल्टीमीडिया हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, फाइल एक्सटेंशन के बारे में देखेंगे। फाइल एक्सटेंशन फ्रेंड्स, फाइल एक्सटेंशन का देखेंगे। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना या बड़ा कर देना। जैसे आप लोग सुनते होंगे, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग देखते होंगे
कि एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो गई, यानी कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ गई और आगे चली गई। ठीक है, तो एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रेच कर देना, बड़ा कर देना। तो फाइल एक्सटेंशन, यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन का मतलब क्या है? तो फाइल एक्सटेंशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि फाइल के नेम को बड़ा कर देना। जैसे सपोज आप नोटपैड पे काम कर रहे हैं, नोटपैड पे, और आपने फाइल का नाम दिया राम। तो जैसे ही आप फाइल का नाम राम देते हैं, दे के और एंटर प्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है, यहाँ पे फाइल नेम के पीछे कुछ अपना कोड ऐड कर देता है। जैसे .txt, अगर आप नोटपैड पे काम कर रहे हैं तो .txt ऑटोमेटिक ऐड कर देता है। और ये यहाँ पे अब क्या हुआ, जैसे सपोज आपने नोटपैड पे फाइल का नाम दिया राम, आपने वर्डपैड ओपन किया और इस पे भी आपने एक फाइल बनाई और उसका भी नाम दे दिया आपने राम, और आपने MS पेंट ओपन किया, इस पे भी आपने फाइल बनाई और उसका भी नाम दे दिया आपने राम। अब यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, ये तीनों फाइलों का नाम सेम है और ये तीनों फाइलें सेम लोकेशन पे स्टोर हैं, यानी कि माई डॉक्यूमेंट में स्टोर की गई हैं। तो यहाँ पे जब आप किसी भी एक फाइल को, जैसे इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, तो यहाँ पे कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाना चाहिए कि ये प्रोग्राम जो बना है ये कौन से एप्लीकेशन पे बना है, कौन से प्रोग्राम पे, कौन से सॉफ्टवेयर पे क्रिएट किया गया है, इसको किस एप्लीकेशन पे खोला जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रोग्राम, अगर ये फाइल आपने वर्डपैड पे बनाई है तो ये ऑटोमेटिक वर्डपैड पे ही खुलेगा। ऐसा कंप्यूटर को कैसे पता चला फ्रेंड्स कि ये वर्डपैड पे ही बना हुआ है? हमने तो फाइलों का तीनों का नाम सेम दे रखा है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम फाइल नेम दे के सेव करते हैं तो इसके पीछे उसका कोड ऐड हो जाता है। जैसे कि वर्डपैड का .rtf होता है और पेंट का .bmp होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो फाइल का जो नेम है ये ram.bmp, ram.rtf, ram.txt, इस तरह से अलग अलग नेम हो गए। तो यहाँ पे जो डॉट के बाद वाली चीजें जो कंप्यूटर के जरिए ऐड की जाती हैं, कंप्यूटर अपने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐड करता है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये प्रॉपर फाइल कौन से प्रोग्राम पे बनाई गई है, वो हमारा एक्सटेंशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे ram.txt, तो अब ये फाइल का नाम क्या है, ram.txt, लेकिन अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये एक तो जो यूजर ने प्रोवाइड किया है राम, ये क्या है, ये प्राइमरी फाइल नेम कहलाता है, ये प्राइमरी फाइल नेम कहलाता है। और .txt जो है ये सेकेंडरी या एक्सटेंशन नेम कहलाता है। तो इस तरह से ये जो पीछे वाला जो कोड है जो कि कंप्यूटर ऐड करता है, ये एक चीज और डिनोट करता है कि व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ द फाइल, यानी फाइल का एक्चुअल फॉर्मेट क्या है, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है या बिटमैप इमेज फॉर्मेट में है या रिच टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में है या इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है। ये सभी किससे पता चलता है, ये फाइल एक्सटेंशन के जरिए पता चलता है। तो कुछ एक्सटेंशंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो स्टैंडर्ड एक्सटेंशंस हैं, जैसे ऑडियो फाइल .mp3 .wav वेव, वीडियो फाइल .mp4 .avi .mkv, इमेज फाइल .jpg .jpeg .png, एनिमेटेड इमेज .gif, जो कि चमकदार, ऐसा लगता है कि फाइल चमक रही है, पिक्चर चमक रहा है, तो GIF इमेजेस होते हैं। इसके अलावा और जैसे आपका वर्ड फाइल है, यानी कि डॉक्यूमेंट की फाइल है .docx, एक्सेल जो होता है फ्रेंड्स .xlsx, पावर पॉइंट होता है .pptx। इस तरह से आपके फाइल एक्सटेंशंस हैं। तो ये स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशंस हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग नोट कर लें, एक एक दो दो नंबर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है फ्रेंड। और PDF होता है
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट डॉट PDF। ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है डॉट PDF। ये आपका ई बुक होता है फ्रेंड्स। ये कोई भी ई बुक वगैरह शेयर करना है या CV वगैरह शेयर करना है तो PDF फॉर्मेट में हम लोग शेयर करते हैं, जिसमें कि एडिटिंग इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका फाइल एक्सटेंशन के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वायरस के बारे में। वायरस क्या होता है? इट इज अ हार्मफुल सॉफ्टवेयर। वायरस की बात अगर हम करेंगे फ्रेंड्स, कंप्यूटर वायरस की, वैसे नॉर्मल वायरस की बात अगर हम करें तो जो वायरस होता है वो क्या करता है, वो एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारी बॉडी में आके डिजीज क्रिएट करता है, बीमारियां पैदा करता है और धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाता चला जाता है और हम कमजोर पड़ते चले जाते हैं, फिर हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोरोना वायरस। सभी लोग जानते हैं उसको, सभी लोग वाकिफ हैं और काफी लोग आप लोगों की नजरों के सामने पीड़ित होंगे कोरोना वायरस से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्यूटर वायरस की बात अगर हम करेंगे तो कंप्यूटर वायरस होता है ये, इट इज नॉट अ बैक्टीरिया, ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, इट इज अ सॉफ्टवेयर। इन कैसा सॉफ्टवेयर है? ये हार्मफुल सॉफ्टवेयर है, यानी ये यूजफुल सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हार्मफुल सॉफ्टवेयर है, ये हमारे कंप्यूटर को नुकसान देता है। तो फ्रेंड्स वायरस हमारे कंप्यूटर को नुकसान देता है और ये करता क्या है, जैसे सपोज हमारा कोई यूजफुल सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो कोडिंग है, जो प्रोग्रामिंग है वो लिखी हुई है C=A+B। तो वायरस के कुछ काम होते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है फ्रेंड्स कि वायरस की एक फाइल आपके कंप्यूटर में, यानी कि एक सॉफ्टवेयर, कोई भी एक वायरस का जो प्रोग्राम है आपके कंप्यूटर में आएगा और ये ऑटोमेटिक विघटित होगा। ये हर थोड़ी देर में अपने आप अपनी संख्या बढ़ा देगा। यानी वायरस जो होता है फ्रेंड्स, ये कौन सा फाइल होता है? ये ऑटो एग्जीक्यूटेबल होता है, ऑटो EXE, यानी ऑटो एग्जीक्यूटेबल होता है। हर थोड़ी देर में अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है, हर 2 मिनट में, 2 सेकंड में, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। और जब ये एग्जीक्यूट होगा, जब चलेगा तो क्या होगा, इसका एक ही काम होता है, अपनी फाइल को एक्सट्रैक्ट करना, विखेरना, बढ़ाना। तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से ये इसकी संख्या बढ़ती चली जाती है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते और जैसे ये रैम को धीरे धीरे फुल कर देता है फ्रेंड्स। और रैम को फुल करने का मतलब ये है कि जैसे रैम में मान लीजिए कि अगर 1000 फाइलें हो गई किसकी, वायरस की, और जब वो सभी रन करेंगी एक साथ, और जब कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन रन करता है तो कहाँ पे रन करता है? रैम में रन करता है। तो जब रैम में रन करेगा और 1000 फाइलें रैम के अंदर आपकी रन करेंगी तो जाहिर सी बात है कि आपका जो रैम है ये हैवी हो जाएगा। और जब आप कोई अपना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम खोलेंगे काम करने के लिए तो उसको खुलने के लिए रैम में जगह नहीं रहेगी, तो काफ़ी स्लो प्रोसेस होगा, धीरे धीरे आपका कंप्यूटर ओपन होगा। फिर आप कहेंगे कि लग रहा है कि कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो गई है, दिक्कत आ गया, वायरस आ गया है, काफ़ी स्लो प्रोसेस हो गया है। पहला काम हो गया ये वायरस का। दूसरा काम क्या करता है, आपकी जो यूजफुल फाइलें हैं उसके अंदर के कोड को, मान लीजिए आपका ये कोई प्रोग्रामिंग का कोड है, कोड को बदल देता है। यहाँ पे जाके उसने A के बजाय X कर दिया। अब जब आपका एप्लीकेशन रन होगा तो यहाँ पे X की वैल्यू नहीं मिलेगी, और जब X की वैल्यू नहीं मिलेगी तो आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा। दूसरा क्या करता है, ये आपके मेन प्रोग्राम के कोड को चेंज कर देता है और आपका एप्लीकेशन करप्ट हो जाता है, प्रॉपरली काम नहीं करता है। फिर आप क्या करते हैं, आप जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास या जो दुकानदार है उसके पास जाते हैं। आप कहते हैं कि सर मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, बहुत ही स्लो हो गया है, दिक्कतें हो रही हैं, चीज़ें प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं, एप्लीकेशन खुल नहीं रहा है। तो वो कहता है कि सर आपके सिस्टम में वायरस आ गया है। फिर वो कहता है कि सर एंटीवायरस डलवा लो, आपको वो सजेस्ट करता है। फिर आप कहते हैं ठीक है, एंटीवायरस डालने से ठीक हो जाएगा, वो कहता है हाँ। फिर आप क्या करते हैं, एंटीवायरस कहते हैं ठीक है आप हमारे कंप्यूटर में डाल दीजिए। तो एंटीवायरस क्या, इट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ये यूजफुल सॉफ्टवेयर है और ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है फ्रेंड्स। तो एंटीवायरस क्या करता है, ये सर्च करता है कि वायरस की फाइलें कहाँ पे हैं। अब मान लीजिए वायरस की फाइल जो है उसका कोड है
z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो ये क्या करता है, सर्च करके उसके कोड को चेंज कर देता है, यहाँ पे a कर देता है। अब ये क्या होगा कि यहाँ पे a का जो कोड है वो वायरस की फाइल में मिलेगा नहीं, और जब वायरस की फाइल में नहीं मिलेगा तो वायरस का जो फाइल होता है वो डेड हो जाता है, यानी कि वर्किंग मोड में नहीं आता है दोबारा, और जहां पड़ा रहता है वहीं पे वो निष्क्रिय हो जाता है, दोबारा से काम नहीं करता है, दोबारा एक्टिव मोड में नहीं आता है। ऑटो EXE से नॉर्मल फाइल बन जाती है, नॉर्मल फाइल बन जाती है, और जब नॉर्मल होगा तो वो अगेन स्टार्ट नहीं होगा। जब स्टार्ट नहीं होगा तो रैम के अंदर जाएगा नहीं, रैम के अंदर नहीं जाएगा तो रैम हैवी नहीं होगा, फिर आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क करने लगता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है, आपके कंप्यूटर के अंदर आने वाले सोर्सेस पे, जैसे कि कंप्यूटर में वायरस कहाँ कहाँ से आ सकता है, कंप्यूटर में वायरस आ सकता है लैन के जरिए यानी इंटरनेट के जरिए, आपका CD या DVD ड्राइव के जरिए, आपका PD पेन ड्राइव के जरिए। ये तीनों सोर्सेस होते हैं जहां से आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, और इन तीनों सोर्सेस पे आपका जो एंटीवायरस है अपनी घात बना के रखता है, ताकि यहाँ से कोई वायरस आपके कंप्यूटर में घुस ना पाए। और अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस घुस गया है तो उसको भी सर्च करके किल करने का काम, मारने का काम एंटीवायरस करता है। तो फ्रेंड्स एंटीवायरस आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल क्या है, फायरवॉल जैसा कि आप देख रहे हैं, फायर वॉल यानी कि आग की दीवार। जैसे मान लीजिए कि ये आग की चारों तरफ से दीवार, यानी कि अंदर बहुत कीमती सामान रखा हुआ है और उसके चारों तरफ भयंकर आग का दीवार जल रहा है, यानी कि आग जल रही है, चारों तरफ से आग का गोला है, चारों तरफ से जल रहा है, और आपसे बोला है कि वो कीमती सामान उठा के लाइए, और आपको पता है कि आप जाएंगे तो आपका जान जोखिम में पड़ जाएगा, तो जान जोखिम में डाल के आप जाएंगे लेने? आई थिंक नहीं जाएंगे। तो फायरवॉल फ्रेंड्स वही करता है। ये क्या करता है, ये भी हमारा एंटीवायरस की तरह से ही काम करता है। कंप्यूटर के अंदर आने वाले जितने भी सोर्सेस हैं, जैसे कि आपका लैन है, आपका CD DVD ड्राइव है, और आपका PD है, पेन ड्राइव है, यहाँ से इन सोर्सेस से वायरस आपके कंप्यूटर में आ सकता है। इन सोर्सेस पे क्या करता है, अपनी नजर गड़ा के रखता है, निगरानी रखता है कि कहीं से भी अगर कोई वायरस आता है तो उसे ये तुरंत ब्लॉक कर देगा, तुरंत ब्लॉक कर देगा, तुरंत किल कर देगा, और उसे अंदर घुसने नहीं देता है। जस्ट लाइक फायरवॉल, जस्ट लाइक आर्मी। जैसे आपके देश की बात करें तो देश के चारों तरफ जो आर्मी की बाउंड्री है, आर्मी क्या करता है, आर्मी वाले घुसपैठियों को रोकते हैं, जो भी टेररिस्ट अंदर घुसते हैं उनको रोकते हैं, और किसी भी तरह से उनको अंदर घुसने नहीं देते हैं। लेकिन अगर किसी तरह से अंदर कोई टेररिस्ट घुस गया, भेष बदल के या चाहे जैसे भी, तो उसको रोकने कौन आता है? उसको रोकने के लिए आर्मी नहीं आती है, फिर वो लोकल पुलिस का काम होता है। तो उसी तरह से वायरस को अंदर आने से रोकने का काम फायरवॉल करता है। लेकिन अगर अंदर वायरस घुस गया तो इसको फायरवॉल प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? इसको एंटीवायरस प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि अंदर के वायरस को एंटीवायरस सर्च करके किल करने का काम एंटीवायरस का होता है। तो फ्रेंड्स आई थिंक समझ में आ गया होगा फायरवॉल क्या है और एंटीवायरस क्या है। तो फ्रेंड्स फायरवॉल क्या है? फायरवॉल इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, ये भी सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर बहुत बड़े लेवल की बात करें, हम सर्वर मेंटेन करने की बात करें, उस लेवल पे फायरवॉल हार्डवेयर भी होता है। मतलब कहने का ये है कि फायरवॉल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों ही प्रकार का होता है। जो हमारे कंप्यूटर होते हैं, हमारे कंप्यूटर में जो फायरवॉल होता है वो क्या करता है? वो सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है। ठीक है, तो पहला काम फायरवॉल का क्या है कि अंदर जो भी हमारे वायरस घुसने की कोशिश करते हैं उनको अंदर घुसने से रोकता है। और दूसरा काम क्या है कि हैकिंग को रोकता है, यानी अनऑथेंटिकेटेड एक्सेसिंग जो होती है उसे रोकने का काम करता है। यानी अगर आपके कंप्यूटर में फायरवॉल नहीं है तो आपका कंप्यूटर कभी भी हैक हो सकता है। तो हैकर से रोकने का काम भी किसका होता है? फायरवॉल का होता है। फ्रेंड्स आई थिंक फायरवॉल समझ में आ गया।
एंड हम लोग देखेंगे स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस डिवाइस के अंदर इसको इंस्टॉल करके रखा जाएगा। ये क्या करेगा, उसी की कॉन्फिडेंशियलिटी को धीरे धीरे आउट करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए, यानी जो घर का भेदी है वही लंका को उठाता है, यानी विभीषण जी के लिए बोला गया था। तो सेम वही काम है। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, अगर ये आपके डिवाइस में है, आपके मोबाइल में है, आपके कंप्यूटर में है, तो आपकी जो भी वर्किंग है, जो भी दिनचर्या, जो भी आप काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या आप चैटिंग कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, उसका हर थोड़ी देर में 10 सेकंड में 15 सेकंड में स्क्रीनशॉट लेके ये उस व्यक्ति को भेजता रहेगा जिसने आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में स्पाईवेयर इंस्टॉल किया है। फ्रेंड्स, इसका यूज ज्यादातर पेरेंट्स लोग करते हैं बच्चों की मॉनिटरिंग के लिए। ये अच्छा भी है और बुरा भी है। बच्चों की मॉनिटरिंग के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये अच्छा है, ताकि जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में सारे क्लासेस ऑनलाइन हो गए थे। तो ऑनलाइन क्लासेस में अब जो हमारे पेरेंट्स है, जो गार्जियन है, उनकी मजबूरी है बच्चे को मोबाइल देना है। अब बच्चा अनमेच्योर है, मेच्योर नहीं है, छोटी क्लास में है, 6th 7th क्लास में है, उसको हम मोबाइल दे रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास करेगा। अब ऑनलाइन क्लास के बजाय वो यूट्यूब देख रहा है, फेसबुक चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए स्पाईवेयर का लोग यूज करते थे, ताकि हर सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में पता चलता रहे कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि कुछ और कर रहा है। इसके अलावा स्पाईवेयर हार्मफुल कैसे है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, और आपके मोबाइल में किसी ने स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया, तो आपकी हर कॉन्फिडेंशियल चीजों की जानकारी उस व्यक्ति को पता चलती रहेगी। यानी कोई भी प्लान आप बनाएंगे पहले उसको पता चल जाएगा। तो इस वे में ये हार्मफुल है। तो स्पाईवेयर को, और ये कैसा है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अपने आप को हिडन फॉर्म में रखता है। यानी अगर आपके डिवाइस में इंस्टॉल है, आपके मोबाइल में इंस्टॉल है, तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में स्पाईवेयर किसी ने इंस्टॉल किया हुआ है। और अगर आपको ऐसी आशंका लगती है, ऐसा डाउट लगता है, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे लैपटॉप को, कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दीजिए, बिल्कुल नया कर दीजिए। अगर मोबाइल में आपको डाउट लगता है तो मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट मार दीजिए। फैक्ट्री रीसेट मारने से सारे सॉफ्टवेयर गायब हो जाएंगे, नया हो जाएगा आपका मोबाइल, और फिर से जो अपने यूजफुल सॉफ्टवेयर है वो अपना इंस्टॉल कर लीजिए और उसको प्रॉपरली यूज करिए। तो फ्रेंड्स, आई थिंक स्पाईवेयर भी समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई कि ब्लॉक क्या होता है, ई गवर्नेंस की चीजें क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, मल्टीमीडिया, फाइल एक्सटेंशन, वायरस, एंटीवायरस, फायरवॉल एंड स्पाईवेयर। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एंथुसियाज्म के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।